कल मैं जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ाई कर रहा था। जूरिस्प्रूडेंस की पढ़ाई करते टाइम मैं चैप्टर 1 पढ़ रहा था और चैप्टर 1 आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे डेफिनेशन क्लॉज होती है। तो ऐसे ही एक डेफिनेशन थी लॉर्ड रेडक्लिफ की, और लॉर्ड रेडक्लिफ का नाम पढ़ते ही मेरे मन में कुछ शंका आई कि ये नाम तो मैंने कहीं सुना हुआ है। मैंने अपना दिमाग चलाया और देखा, फिर मेरे को याद आया कि लॉर्ड रेडक्लिफ तो वो पर्सन है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन की लाइन खींची थी। मैंने बोला ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से लॉर्ड रेडक्लिफ जो पार्टीशन की लाइन खींच रहे थे, मेरे हिसाब से कोई ज्योग्राफिस्ट होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के काम, पार्टीशन की रेखा खींचने वाले काम अक्सर ज्योग्राफिस्ट करते हैं। तो मैं बोला यार ये लॉ की डेफिनेशन क्यों दे रहा है। तब मैंने रिसर्च करा, मैंने ये पाया कि लॉर्ड रेडक्लिफ तो भाई एडवोकेट थे, बहुत बड़े एडवोकेट थे, बहुत बड़े लॉ मेकर थे इंग्लैंड में। अब मेरे मन में सवाल और उठा कि ये कैसे हुआ, ब्रिटिशर्स ने ये क्या सोच के किया। और उस समय कांग्रेस के जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे जिन्ना, उन्होंने रेडक्लिफ की बात क्यों मानी, क्योंकि जो पर्सन इस काम को बिलोंग ही नहीं करता या जो पर्सन इस एरिया में बिलोंग ही नहीं करता, वो ये काम कैसे कर रहा है। मैंने फिर थोड़े पढ़ाई करी, तब मेरे को समझ में आया कि हुआ क्या। 7 मार्च 1947 तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लीड करी गई कांग्रेस भारत का पार्टीशन के विरुद्ध थी, क्योंकि महात्मा गांधी का क्लियर कहना था कि ये चीज पार्टीशन नहीं होना चाहिए। बट 8 मार्च के बाद जिन्ना जो थे उन्होंने ये बोला कि पार्टीशन जरूरत है। उसके पीछे रीजन ये था, जिन्ना ने एक स्पीच दी थी, उन्होंने ये कहा कि पार्टीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, और हिंदू और मुस्लिम का दोनों का जो कल्चर है या दोनों के जो रिलीजन है बिल्कुल डिफरेंट है। इवन मुस्लिम और हिंदू एक साथ शादी भी नहीं कर सकते। और साथ ही में कुछ कहानियों में, भारत की कुछ कहानियों में मुस्लिम को एज अ एनिमी दिखाया गया है और मुस्लिम की कुछ कहानियों में भारत को एज ए एनिमी दिखाया है। जैसे आप सुनते भी होंगे कि कोई आपके मुस्लिम इन्वेडर इंडिया में आए और वो इंडिया में कुछ ना कुछ ध्वस्त करके चले गए। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों का इसमें कहानी सुनते हैं कि कोई आया, किसी ने हमारा जैसे कि मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गौरी, आप लोग हिस्ट्री में देखेंगे तो इन लोगों ने सोमनाथ मंदिर को काफ़ी बार लूटा है और बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। तो जिन्ना का ये मानना था कि अगर भारत में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो भारत डेवलप नहीं कर पाएगा, बल्कि आपस की लड़ाई में एकदम बिखर जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी चीज को बाद में ब्रिटिशर्स तो इस चीज के लिए एकदम तैयार ही थे। तो 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाया गया और उनको जिम्मा सौंपा गया कि पार्टीशन कराया जाएगा इंडिया में। अब पार्टीशन के लिए जो सबसे बड़ा बेसिस था वो ये था कि रिलीजियस जो भी एरियाज होंगी जहां पे धर्म, मतलब कि कौन से एरिया में कि कौन से समुदाय के लोग रह रहे हैं, उसके हिसाब से बंटवारा करेंगे। साथ ही में कुछ स्ट्रेटेजिक चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि कोई नदी है या कोई रोड का चैनल है, तो उसको ध्यान में रख के पार्टीशन किया जाएगा। ये चीज़ें मन में आई ब्रिटिशर्स के सोचने के टाइम पे। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के अलावा 2 और राज्य थे जिनके ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत, या आप कह सकते हैं जहां पे पार्टीशन खाली 2 देशों का नहीं हुआ था, बल्कि 2 राज्य जो पहले अलग अलग थे, जैसे कि पंजाब और बंगाल। इन दोनों ही राज्यों में पार्टीशन इन राज्यों का भी हुआ था। जैसे आप देखते हैं छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है, जैसे पहले तो छत्तीसगढ़ हुआ नहीं करता था, खाली मध्य प्रदेश हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश का कोई पार्टीशन नहीं हुआ जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, बट पंजाब और बंगाल इनको बीच में पार्टीशन करना था। तो सबसे ज्यादा वायलेंस इन 2 राज्यों में चालू हो चुकी थी, काफी ज्यादा वायलेंस इन 2 राज्यों में हो रही थी। अब
ये वॉयलेंस जब बढ़ रही थी तब ब्रिटिशर्स के लिए भी एक बड़ा सवाल हो गया था, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था कि ये वॉयलेंस रुकनी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने 3 जून को एक नया लेजिस्लेटिव असेंबली की घोषणा करी। एक लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी पंजाब में होगी और दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी बंगाल में होगी। ये दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, इनका ये काम था कि ये रेफरेंडम करेगी कि कहाँ पे रहना है, कि इंडिया में रहना है कि पाकिस्तान में जाना है। ठीक है, उस समय इस रेफरेंडम की जो टॉक्स थी वो पूरी तरीके से बेकार हो गई। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो 2 राज्य थे, पहले अपन रहते पंजाब में, तो पंजाब में हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 समुदाय के लोग रह रहे थे। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम 2 समुदाय के लोग रह रहे थे। तो इस कारण ये जो टॉक्स थी, रेफरेंडम की टॉक्स थी, इवन दो उस समय पेप्सू नाम से एक जो राज्य था, आप अगर किसी केस लॉ में पढ़ते हैं तो आपको पेप्सू का जिक्र मिलेगा। पेप्सू ने रेफरेंडम करके पाकिस्तान में जाने का फैसला लिया, बट बाकी कुछ एरियाज में रेफरेंडम की टॉक्स फेल हो गई। इसी के बीच में 18 जुलाई को ब्रिटिशर्स ने अपने इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसको रॉयल असेंट दे दी। मतलब कि वो ये मान लिए कि हम इंडिपेंडेंस देंगे। अब मेन सवाल था उस समय लॉर्ड रेडक्लिफ, जिनका पूरा नाम था सिरिल रेडक्लिफ, जो अपने साथ 5 वकीलों को लेके आए। ये पर्सन इंडिया में इससे पहले कभी नहीं आया था और इवन ये पर्सन एशिया में भी नहीं आया था। और ये 5 लोग खाली लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे, इनको ज्योग्राफी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, अंग्रेजों ने ये दलील दी भारत को कि ये एक ऐसा आदमी है जो इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानता, तो ये इम्पार्शियल होगा। और इस समिति को जो टाइम दिया गया, अगर आप ध्यान दीजिए, 18 जुलाई से लेके इस कमेटी को मात्र 1 महीना दिया गया ये। और इस 1 महीने में ये जो लॉर्ड रेडक्लिफ की कमेटी थी, इन्होंने कुछ मैप्स उठाए, कुछ सर्वे उठाए। इनके पास कोई भी, आप कह सकते हो, कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने देखा कि कौन से एरिया में कौन से समुदाय के लोग रह रहे हैं और उस हिसाब से इन्होंने डिविडेशन कर दिया। अब कुछ दिक्कत कैसे आई? ठीक है, पंजाब में गुरदासपुर नाम से एक जगह है जिसमें मुस्लिम लोग काफी रहते हैं, पूरा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, बट उसको इंडिया को दे दिया गया क्योंकि उससे जम्मू एंड कश्मीर का रास्ता निकलता था, जो आगे चल के भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट रहा। वहीं बंगाल में एक खासना नाम से जगह थी जिसको ईस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश बन गया, वहां दे दिया गया, जहां पे हिंदू ज्यादा रहते थे। तो इस डिविडेशन से बहुत ज्यादा वॉयलेंस हुई क्योंकि ये जो मैप था, रेडक्लिफ का जो मैप था इंडिया और पाकिस्तान का, ये 17 अगस्त को आया आजादी के बाद, ताकि आजादी के टाइम कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही आजादी हुई 15 अगस्त को, पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान में लॉर्ड माउंटबेटन ने लाहौर को अलग किया, 15 अगस्त में लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में आके भारत को इंडिपेंडेंस दी। उसके बाद 17 अगस्त को ये काम चालू किया गया, ये मैप दिखाया गया। वॉयलेंस का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हम तो, जैसे गुरदासपुर वाले सोच रहे थे हम तो पाकिस्तान में ही जाएंगे क्योंकि रिलीजियस बेसिस पे हो रहा है। तो बट जैसे उनको पता चला कि वो पाकिस्तान में जा रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, वो ट्रैवल करना चालू कर गए और इसके कारण वॉयलेंस बढ़ा। अब लॉर्ड रेडक्लिफ को ये जो काम दिया गया था, क्या ये सही काम था? तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में विभाजित हुआ था, कोई और पर्सन, कोई कितना ही पढ़ा लिखा पर्सन अगर आता, वो भी इस चीज को डिवाइड करता, तो कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही, क्योंकि ये जो 2 कंट्रीज थी, इंडिया और पाकिस्तान, ये आपस में लड़ रही थी। ठीक है, तो कोई भी कितना ही पढ़ा लिखा आदमी आता तो उनके डिसीजन के बाद में भी लड़ाई होती। तो इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि जब लड़ाई होनी ही है तो एक ऐसे आदमी को बुलाया जाए जिसमें कम लड़ाई, मतलब जिसमें एटलीस्ट हम ये कह पाए कि ये पर्सन इम्पार्शियल है। ठीक है, इसी के तरीके से ये, इवन दो
ये जो पार्टीशन हुआ बहुत वायलेंस क्रिएट किया, बट सन 1948 में मेजर वायलेंस जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। बट ये जो पार्टीशन था, एक मुद्दा जम्मू एंड कश्मीर का, ये आजीवन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बन गया, जिसके कारण ये इसके रीजन भी थे। अगर आप ध्यान देंगे, ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स ये पीपल हथियार काफी बनाते हैं, और जब ये देश आजाद करते हैं ये पार्टीशन इसलिए करते हैं ताकि दो देशों में डिस्प्यूट कुछ छूट जाए। इस डिस्प्यूट के चक्कर में वो दो देश आपस में लड़ाई करें, और लड़ाई करेंगे तो हथियार की जरूरत होगी, और हथियार कहां से खरीदा जाएगा? ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रांस, ताकि इनका घर चलता रहे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक अमेरिकन प्लेन है जिसका नाम है F-35, मार्टिन लॉकहेड का ये प्लेन है। इसके मेंटेनेंस के लिए $2 ट्रिलियन लगते हैं, $2 ट्रिलियन लगते हैं लाइफ टाइम मेंटेनेंस के लिए। इतना पैसा कहां से आएगा? तो इतना पैसा इस तरीके के डिस्प्यूट क्रिएट करके, जैसे आप देखते हैं पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट हो गया इजराइल से, ये भी किसका करामत है? यूएन का करामत है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ अनरेस्ट रहे ताकि हथियार खरीदे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी मैंने ओपिनियन पेश करी है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की स्पीच में मेंशन्ड है, जिसके डिटेल्स मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं इन फ्यूचर और वीडियोस आपके लिए डेली लाने की कोशिश करूं। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊं, और जिससे आप लोग की नॉलेज को बढ़ा पाऊं। ठीक है, और आपके लाइक्स, शेयर और सब्सक्रिप्शन से ही मैं इस चीज़ को आगे बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं लेक्चर एंड करता हूं। बिलासपुर लॉ एकेडमी का इस वीडियो को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा।